नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के तीसरे क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी को। हमने कंप्यूटर सिस्टम के जो ब्लॉक डायग्राम को देखा था, उसमें भी वी सॉ दैट मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट आर टू यूनिट्स वेयर एक्चुअली मेमोरी एग्जिस्ट। स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट में हमने देखा था कि वहाँ मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है हमें। मेमोरी का एक्चुअली मतलब क्या होता है कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में? मेमोरी का मतलब है आप डिजिटल डेटा को स्टोर कर पाए, दैट इज मेमोरी। एक ऐसा हार्डवेयर, कुछ ऐसा डिवाइस जहां पर डिजिटल डेटा को स्टोर किया जा सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी बहुत तरह के होते हैं, बट फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल डेटा और मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो आप, मैंने पहले भी समझाया है पिछले क्लास में कि डेटा दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कौन सा? एनालॉग, और दूसरा कौन सा होता है? डिजिटल। एनालॉग में कैसा होता है डेटा? अगर ये एक्स और वाई लें तो इसके जो वैल्यूज हैं वो चेंज होते रहते हैं। देखो आप, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मान लो ये 1 है, 2 है, ये कुछ भी हो सकता है, वोल्ट करंट, उससे कोई मतलब नहीं है, या 1 2 3 4 5। देखो आप, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये एनालॉग डेटा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। लेकिन डिजिटल डेटा कैसा होता है? ये 0 है और ये 1 2 3 4 5 है, मान लो 5। तो डिजिटल डेटा कैसा होगा? या तो 0 होगा या तो सीधे 5 होगा। देख रहे हो आप, इस तरीके का होता है डिजिटल डेटा, या तो 0 या तो 5। उसके बीच की उसके पास कोई वैल्यू की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जैसे ये है, इसमें कुछ भी है, 1.2 भी है, 2.4 भी है, 3 भी है, 3.6 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल डेटा में चीजें फिक्स हो गई। किसके बीच? 0 वोल्ट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 वोल्ट को 1 से। ये एक जनरल आइडिया है। तो डिजिटल डेटा क्या होगा? 0 या 1 के फॉर्म में होगा। ये मैं स्लैश लगा रहा हूं, 0 और 1, आइदर 0 और 1। तो अगर हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर हो जहां पे हम आइदर 0 को स्टोर कर पाए, या अगर 0 नहीं है तो हम क्या स्टोर कर पाए? 1। हम जान पाए कि यहां पर 0 है या 1 है, तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाएगा? एक मेमोरी कहलाएगा। समझ रहे हो आप बात? एक ऐसा हार्डवेयर, एक ऐसा डिवाइस जो 0 या 1 की उपस्थिति को स्टोर कर पाए, उसको रख पाए अपने पास, कि अगर हमने अभी वहां पर 1 फिक्स किया है तो थोड़ी देर बाद भी हमें फिर वहां से 1 ही मिले, तो वो क्या कर पा रहा है? इसको स्टोर कर पा रहा है, रिटेन कर पा रहा है, डिटेन कर पा रहा है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मेमोरी। और मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट है, मेमोरी को नापेंगे कैसे? मेमोरी का यूनिट क्या होगा? तो मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो यही है, जहां पर आप आइदर 0 या 1 एक डिजिट को स्टोर कर पाए। और इस एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने वाले, या स्टोर करने वाले, या डिटेन करने वाले हार्डवेयर के सबसे छोटे यूनिट को, मेमोरी के सबसे छोटे यूनिट को हम क्या कहते हैं? बिट। यानी कि एक बिट है। एक बिट में आप या तो 0 स्टोर कर सकते हो, अगर 0 नहीं है तो वहां पर क्या स्टोर कर सकते हो? 1। आइदर 0 और 1 दोनों नहीं हो गए, है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो एक बिट, आप समझ गए, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट है। एक बिट एक ऐसा हार्डवेयर लोकेशन है जहां पर आप आइदर 0 या 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये 1 या 0 किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? नॉर्मली वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर 0 स्टोर है तो वहां 0 वोल्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर 1 रिप्रेजेंट, अगर यानी कि हम अगर वहां पे 1 स्टोर कर रहे हैं तो हम वहां पर +5 वोल्ट जनरली स्टोर किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा +5 वोल्ट हो, बट एक नॉर्मल आइडिया यही है कि +5 वोल्ट स्टोर होता है। बट इसके अलावा 2.5 वोल्ट भी यूज किया जाता है 1 की तरह, 3.5 वोल्ट भी यूज किया जाता है, कभी कभी 3 वोल्ट भी यूज किया जाता है। ये सब हार्डवेयर जैसा है, उसके आधार पर रिप्रेजेंट होता है, उसके आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक बिट आप समझ गए। हमने देखा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है? डिजिटल डेटा को रिटेन करने, डिटेन करने या स्टोर करने के लिए जो हार्डवेयर होता है उसे ही हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एक बिट है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, एक बिट से तो हमारा काम बनेगा नहीं। अब अगर हम बहुत सारे बिट्स को मिला दें, जैसे मान लो अब हमने क्या किया, एक ऐसा हार्डवेयर बनाया जिसमें 4 बिट है, वो 4 बिट को स्टोर कर सकता है। यानी कि हमने 4 बिट का एक ग्रुप बना दिया। 4 बिट को, यानी कि आप ऐसा समझो कि जब ग्रुप ऑफ बिट्स आप लेते हैं, एक बिट से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलता नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है? ग्रुप ऑफ बिट्स, जिससे कि हम बड़ा डेटा या कोई डेटा स्टोर, मीनिंगफुल डेटा स्टोर कर पाए। तो ग्रुप ऑफ बिट्स बनाना हमें जरूरी होता है। ग्रुप ऑफ बिट्स को ही हम कई बार वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। वर्ड्स में प्लूरल यू लिख रहा हूं, एक्चुअली में इसका है वर्ड, सिंगुलर नाम इसका क्या है? वर्ड। तो बिट्स को जब, बहुत सारे बिट्स को जब एक साथ मिलाया जाता है या उसको कंबाइन करके यूज किया जाता है एक साथ, मतलब अब ये चारों में
अगर ये मैंने इस चार को कंबाइन कर दिया है तो इसमें एक का कोई अस्तित्व नहीं, ये चारों एक ही साथ प्रयोग किए जाएंगे। तो जब हमने बिट्स को ग्रुप कर दिया, अब उनका इंडिविजुअल बिट का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, इस पूरे ग्रुप का एक मीनिंग होगा। तो ग्रुप ऑफ बिट को हम कहते हैं वर्ड, ठीक है। और एक वर्ड में, यानी कि आपने जो ग्रुपिंग करते हुए वर्ड को बनाते समय जितने बिट्स लिए हैं वो उसका कहलाता है वर्ड साइज। समझ रहे हो आप बात? तो अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूं, अगर इस वर्ड की बात करूं, तो इसमें कितने बिट में यूज कर रहा हूं? 4, तो इसका वर्ड साइज क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब कुछ दो वर्ड्स ऐसे हैं या दो ग्रुप ऑफ बिट्स ऐसे हैं जिनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे ये चार बिट्स को जब आप ग्रुप कर देते हैं, चार बिट्स को जब आप ग्रुप करके एक वर्ड बनाते हैं तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाता है। इसको हम वर्ड नहीं कहते, वर्ड एक जनरलाइज्ड नाम है, ठीक है। वर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है, 4, 8, 16, 12, कुछ भी। लेकिन 4 बिट्स के ग्रुप को या वर्ड को एक खास नाम दिया गया है, उसे कहते हैं निबल, NIBBLE, निबल, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्या करें, 8 बिट्स को ग्रुप कर लें, देखो आप इसमें 8 बिट्स हैं और इसको जब हम ग्रुप कर ले रहे हैं, अब अकेले बिट्स का कोई मतलब नहीं है, ये आठों एक साथ यूज होंगे। तो ऐसे ये भी एक वर्ड बन गया जिसका वर्ड साइज क्या होगा? 8, लेकिन इसका एक खास नाम है, इसका नाम है बाइट। समझ में आ रही बात? तो 8 बिट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बाइट। तो 1 बाइट को हमेशा कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में खाली 1B लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाओ बाइट लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर 1B लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाओ ये बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिट को, एक इंडिविजुअल मेमोरी एलिमेंट को। और जब इस कैपिटल बी लिखा जाए, मेमोरी के खासकर टर्म में बता रहा हूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? बाइट को। तो यहां पर बड़ा बाइट भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मली बुक्स में या क्वेश्चंस पे में और क्वेश्चन आस्क करते समय कैपिटल बी लिख दिया जाता है। इसका मतलब है 8B। देखो आप, मैं आपको शॉर्ट में रिप्रेजेंट दिखा रहा हूं। 1B, ये B लिखा है मैंने, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? अब ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं। बाइट सबसे छोटा यूनिट है, ज्यादातर बाइट ही प्रयोग किया जाता है। निबल का प्रयोग बहुत रेयर है, बट निबल को आप ध्यान में रखेंगे, 4 बिट के ग्रुप को निबल कहते हैं, बट बाइट ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये वर्ड और बाइट में क्या फर्क है? देखो आप, वर्ड एक जनरलाइज्ड टर्म है, इसमें कितने भी बिट्स को ग्रुप किया जा सकता है, उसको हम वर्ड ही कहेंगे, और जितने बिट्स को हम ग्रुप कर रहे हैं उसका वर्ड साइज हो जाएगा। लेकिन निबल हमेशा 4 बिट का ही ग्रुप रहेगा, बाइट हमेशा 8 बिट का ही ग्रुप रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। वर्ड का साइज यानी कि 16 बिट के भी वर्ड होते हैं, 32 बिट के भी वर्ड्स होते हैं, 64 बिट्स के भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो बाइट्स नहीं होंगे फिर, ठीक है। ये हमने छोटे यूनिट्स देखे मेमोरी के। अब हम बड़े यूनिट्स की थोड़ी बात करते हैं। जैसे अगर आप 2 to the power 10 निकालोगे तो आपको मिलेगा 1024। जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी का जो मेजरमेंट है वो 2 की पावर 10 में चलता है, 2 की पावर 10 में, है ना। जैसे हमारा नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होता है वो 10 के पावर में चलता है, 10, 100, है ना, ऐसे 1000 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे चलता है। बट मेमोरी के टर्म में जो यूनिट है वो 2 के पावर में चलता है। तो 2 की पावर 10 इक्वल टू 1024, यानी कि अगर आप जब भी बड़े यूनिट बनाओगे मेमोरी के तो 1024 की बात करोगे, ठीक है। कैसे? मैं आगे कैसे हम देखते हैं कि मेमोरी के बड़े यूनिट्स कैसे बनते हैं। ये देखो आप, ये मैंने आपके बुक से ही ये एक स्क्रीनशॉट लिया है। हमने बात कहां तक की थी? 1 बाइट तक, ठीक है। अब इसके बड़े यूनिट पे चलते हैं। 1 किलोबाइट, इसको कैपिटल K और B से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 KB, आपने सुना भी होगा नाम ये सब, 1 MB, GB, है ना। 1 KB, किलोबाइट यहां पर बड़ा फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 KB क्या होगा? 1024 बाइट्स। अभी मैंने आपको समझाया कि 2 की पावर 10 में चलेगा, में से 1000 यहां नहीं चलेगा, यहां पर चलेगा 1024 का मेजरमेंट चलेगा हमेशा। उसी तरह अगर 1 MB की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1024 KB, ठीक है। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो आप देखिए ये कितना हो गया? 2 की पावर 10 बाइट्स हो गया ना। अब इसको क्या, 1 MB को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है। 1 GB कितना होता है? 1024 MB को क्या होगा? 1 GB, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 30 बाइट्स। ऐसे इसका मेजरमेंट बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए आगे और भी बड़े जो यूनिट्स हैं क्या है? KB आप समझ गए, MB आप समझ गए, GB, उसके बाद TB, टेराबाइट होता है, आजकल मेमोरी टेराबाइट के फॉर्म में आ रहा है।
तो उसमें 1024 जीबी होते हैं। उसी तरह टेराबाइट के आगे क्या होता है, पेटाबाइट, 1024 टीबी है ना, पेटाबाइट टीबी से बनेगा, फिर एक्साबाइट टीबी से बनेगा, और जेट्टाबाइट 1024 एक्साबाइट से बनेगा, और योट्टाबाइट 1024 जेट्टाबाइट से बनेगा। ये आप मेजरमेंट्स बहुत याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में भी, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आप ये दिमाग में रख लेना, हमेशा किसके फॉर्म में चलेगा, मैंने आपको पावर के फॉर्म में भी बता दिया। इसी तरह आप जीबी से टीबी पे जाओगे तो ये 240 बाइट्स हो जाएगा, कौन, टीबी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की, कि कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे होते हैं उसमें कितने तरह के मेमोरी होते हैं। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटली 3 तरह के मेमोरी हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। पहला, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही कई बार मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेन मेमोरी। ठीक है, दूसरा कैश मेमोरी, और तीसरा सेकेंडरी मेमोरी। ये 3 तरह के मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज होते ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की। ठीक, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो 2 टाइप का होता है, पहला रैम और दूसरा रोम। ये मैं पिछले क्लासेस में भी समझाया हूं, यहां पर थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। रैम का जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो नाम आपने सुना ही होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। देखो इसके नाम में बहुत कुछ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले मैं समझा देता हूं प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है। जो आपका सीपीयू था, याद है आपको, ब्लॉक डायग्राम में कंप्यूटर बेसिक सिस्टम में हमने देखा था सीपीयू प्रोसेसर है, यही प्रोसेसिंग कर रहा है, और इसको डेटा को फास्ट स्पीड पर लेने देने के लिए एक मेमोरी की जरूरत होती है, जो कि क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। यही वो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। चूंकि सीपीयू इसी से डेटा लेता है, तो देखो आप जब भी आप कंप्यूटर की बात करोगे तो हमेशा कंप्यूटर को देखना कहां से है, सीपीयू की तरफ से देखना है। सेंट्रल हर कंप्यूटर का क्या है, सीपीयू। सेंटर चीज क्या है, सेंटर्ड चीज क्या है, सीपीयू। तो आपको कंप्यूटर को देखना कहां से है, सीपीयू के जगह पे अपने आप को रखना है और वहां से देखना है। तो सीपीयू के जगह पे आप बैठोगे और सीपीयू की तरफ से देखोगे तो सबसे पहले आपको कोई दिखेगा, तो वो दिखेगा ये वाला मेमोरी, जहां से उसको डेटा लेना देना है। तो सीपीयू के लिए कौन हो गया, प्राइमरी, ये हो गया। इस कारण इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी, बिकॉज इट इज प्राइमरी फॉर सीपीयू। समझ में आ रही बात। तो सीपीयू के लिए यही सबसे मुख्य मेमोरी होता है, यहीं से वो डेटा लेता देता है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 तरीके का होता है। पहला रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसको क्यों कहते हैं, कि मान लो ये एक बहुत बड़ा मेमोरी है, इसके पास आपने देखा होगा 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी रैम्स आजकल यूज हो रहे हैं, 4 जीबी, 8 जीबी भी यूज होते हैं। तो बहुत बड़ा मेमोरी है। अभी आप जीबी के यूनिट्स को देखकर आए हैं, आप कितने उसमें बाइट्स रखे हुए हैं 1 जीबी में, है ना। और ये 64 जीबी का मान लो कोई रैम है, 16 जीबी का कोई रैम है, तो कितनी मेमोरी लोकेशंस होंगे उसमें, है ना, कितने बिट्स होंगे उसमें, कितने बाइट्स होंगे उसमें। समझ रहे हो बात। मान लो कि आपका रैम इस तरीके से बना हुआ है और ये एक एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8-8 बिट्स को। ठीक है, तो अगर मान लो कोई डेटा यहां स्टोर्ड है और कोई डेटा यहां स्टोर्ड है और कोई डेटा इसके लास्ट में स्टोर्ड है, मान लो यहां पे, और आपको ये डेटा चाहिए, फिर ये डेटा चाहिए, उसके बाद ये डेटा चाहिए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्या खासियत होती है कि आपको या तो मेमोरी के एकदम शुरू वाले लोकेशन से कोई डेटा चाहिए, या बीच वाले लोकेशन से डेटा चाहिए, या लास्ट वाले लोकेशन से डेटा चाहिए। आपको कहीं से भी डेटा चाहिए, टाइम उतना ही लगेगा, टाइम हमेशा इक्वल होगा। यानी कि इसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, इस मेमोरी को रैंडमली एक्सेस। आप कहीं से भी इसमें डेटा स्टोर करिए या वहां से डेटा को रिट्रीव करिए जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, हमेशा जो एक्सेस टाइम है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप रैंडमली इसको एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम में, दैट्स वाई इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके अलावा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो कैसा होता है, मैं पहले भी बताया हूं, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसका पावर ऑफ होने पर उसमें से डेटा डिलीट हो जाए, वो पूरा क्लीन हो जाए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम में डेटा तभी तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है या पावर नहीं चला गया। कभी कभी जब हम बैकअप नहीं रखते कंप्यूटर के साथ, तो लाइट जाते ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, उस केस में रैंडम एक्सेस मेमोरी का सारा डेटा चला जाता है, फिर से आपके सारे प्रोग्राम फिर से शुरू होते हैं, नए
मींस एकदम इनिशियल जैसे जो आप काम कर रहे थे वो सब लॉस हो जाता है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की खासियत है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरीके का मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है। आप इसमें रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। इसका एक्सेस टाइम हमेशा बराबर होगा, चाहे आप इस मेमोरी के डेटा को कहीं से भी एक्सेस करें। और ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, सीपीयू इसके पास डायरेक्ट आता है, इसलिए ये प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। एक दूसरा पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का, या दूसरा कैटेगरी है, उसे कहते हैं रोम। रोम का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेमोरी में आप डेटा एक ही बार लिख सकते हो, उसके बाद केवल आप रीड करोगे। जो इसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है बस आप उसको रीड कर सकते हो, इसमें डेटा राइट नहीं कर सकते। रैम में आप डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, यानी कि सीपीयू डेटा उसमें स्टोर भी कर सकता है और वहां से डेटा ले भी सकता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम में डेटा केवल एक बार लिखा जाता है, उसके बाद ये केवल रीड करवाता है, आप इससे केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये कब काम आता है? जैसे जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से तो सारा डेटा चला गया। अब जब आप पावर ऑन करेंगे तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन स्टार्टअप के समय कंप्यूटर के जब हम ऑन करते हैं उसको बूटिंग कहते हैं, उस प्रोसेस के समय कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है? सीपीयू को कैसे पता चलेगा? क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी तो वोलाटाइल है, वो तो डिलीट हो चुका पूरा। तो ऐसे के लिए हम एक रोम मेमोरी यानी कि रीड ओनली मेमोरी में कुछ स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस शुरू वाले कि जब कंप्यूटर ऑन हो तो शुरू में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, इसे हम राइट करके और मदरबोर्ड पे ही लगा देते हैं। यानी कि जो आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसी पर एक रोम का चिप लगा होता है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और इसमें हम स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देते हैं। कब? जब कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तब। अब जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे तो सीपीयू यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो उस समय ऑन भी नहीं रहता, सीपीयू सीधे यहीं जाएगा इस रीड ओनली मेमोरी के पास, और इसके जो फर्स्ट लोकेशन है वहां का एड्रेस, वहां से इंस्ट्रक्शन उठाएगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो आपका कंप्यूटर बूटअप हो जाएगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी था। रीड ओनली मेमोरी के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम दूसरे मेमोरी की बात करते हैं जिसको हमने नाम दिया है कैश मेमोरी। ये जो दूसरे टाइप का मेमोरी है, ठीक है, दूसरा मेमोरी जो कंप्यूटर में यूज होता है। कैश मेमोरी क्या होता है? देखो आप, ये आपका सीपीयू है मान लो, और आपके पास इधर रैम है ना, आपको मालूम है ये रैम है, और रैम में बहुत सारे लोकेशन है, डेटा भी स्टोर्ड है, जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो डेटा स्टोर्ड है। सीपीयू क्या कर रहा है? रैम के पास जाता है, यहाँ से डेटा लेता है और राइट भी करता है, रीड भी करता है। ये राइट हो गया, डेटा सीपीयू से कहाँ जा रहा है? रैम के पास, और ये रीड हो गया, रीड ऑपरेशन हो गया, डेटा रैम से कहाँ आ रहा है? सीपीयू के पास, और काम चल रहा है। अब आप ध्यान रखना कि सीपीयू बहुत फास्ट है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, ये बहुत हाई स्पीड पे काम करता है, लाखों इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में वो एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन रैम जो है वो स्लो डिवाइस है, सीपीयू के मुकाबले बहुत स्लो डिवाइस है, इसमें डेटा रीड करना, राइट करना बहुत स्लोअर प्रोसेस होता है, स्लोअर। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहां से सीपीयू को डेटा के लिए वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि रैम एक स्लोअर डिवाइस है, रैम से उसको डेटा जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रैम दे नहीं पा रहा है। तो सीपीयू को का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है वेटिंग में, डेटा के लिए वेट करने में, क्योंकि रैम एक स्लोअर डिवाइस है। सीपीयू के मुकाबले रैम ऐसे फास्ट होता है बट सीपीयू के मुकाबले बहुत स्लो होता है। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक दूसरा मेमोरी लगाएंगे जिसे कहेंगे कैश मेमोरी। कैश कैसे होता है? कैश एक बफर की तरह होता है, जैसे बुफेट सिस्टम आपने देखा हो खाने का, उसमें क्या होता है, खाना एक बहुत बड़े बर्तन में अलग बन के रखा होता है, बट जो लोग खा रहे होते हैं उनके लिए छोटे छोटे उन बॉल्स में रख दिया जाता है कि आप इतना ले लीजिए, जब वो खत्म हो जाता है फिर हम उसमें भर देते हैं। तो कैश भी इसी तरीके का है। कैश एक छोटा मेमोरी होता है, रैम से बहुत छोटा होता है, मतलब इसकी कैपेसिटी या कहीं इसका साइज बहुत क्या होता है, स्मॉल, किसके मुकाबले? रैम से बहुत स्मॉलर होता है। लेकिन ये रैम से बहुत फास्टर होता है। कैश मेमोरी क्या है? रैम से साइज में स्लो है लेकिन स्पीड में बहुत फास्ट है, यानी कि सीपीयू को इससे डेटा लेने देने में बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत डेटा ले सकता है बहुत फास्टर स्पीड पे, रैम से ज्यादा फास्ट स्पीड पे। अब हमने क्या किया, सीपीयू अब डायरेक्ट रैम के पास नहीं जाता, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए तो सीपीयू पहले चेक करता है कि क्या कैश में है वो डेटा ऑलरेडी। देखो आप ध्यान से समझना क्या होता है। मान लो सीपीयू को एक डेटा चाहिए तो सीपीयू क्या करेगा, अब डायरेक्ट रैम के पास नहीं जाएगा, सीपीयू पहले कहां जाएगा, कैश के पास, बोलेगा कि क्या ये डेटा तुम्हारे पास है, नहीं है, तो तब सीपीयू जाएगा किसके पास, रैम के पास। रैम के पास वो डेटा मान लो मिल गया तो रैम से डेटा लाते समय उस डेटा को कैश में भी रख दिया जाएगा, मींस रैम से ही डेटा लिया हमने बट उसको कैश में स्टोर करा लिया। अब अगली बार सीपीयू को जब इस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वो इस कैश से ही ले लेगा।
तो अब उसको फिर से रैम के पास नहीं जाना पड़ा। समझ रहे हो आप बात? तो कोई डेटा जब बार बार यूज हो रहा है वो हम कैश में रख देते हैं और सीपीयू कैश से ही ले लेता है। तो इससे मान लो यहां पर 10 नैनो सेकंड लग रहा था यहां से डेटा लेने में, तो यहां से 1 नैनो सेकंड ही लगेगा, 9 नैनो सेकंड सीपीयू का बच गया। समझ रहे हो बात? तो कैश में क्या किया जाता है, वही डेटा, देखो अभी भी कैश के लगाने से हमारा रैम का काम खत्म नहीं हुआ, मेन डेटा रैम में ही है, डेटा एक्चुअली लेने देने का काम रैम ही करेगा, बट जो डेटा सीपीयू बार बार यूज करेगा या एक बार भी यूज किया उसको हमने रैम से लेकर कैश में भी रख दिया कि अगर फ्यूचर में सीपीयू को इस डेटा की जरूरत पड़ी तो वो कैश से ही ले लेगा, तो हमारा जो ये रीड राइट का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो कैश मेमोरी क्या करता है, सीपीयू और रैम के बीच में रहता है, ध्यान रखना है ना। कैश मेमोरी एक खास तरीके का मेमोरी है जो साइड में बहुत छोटा होता है, स्पीड में बहुत फास्ट होता है और सीपीयू रैम के बीच एग्जिस्ट करता है। और वो क्या करता है, जो डेटा बार बार यूज हो रहा है उसको फ्यूचर यूज के लिए अपने में स्टोर कर लेता है और सीपीयू फिर वहीं से डेटा लेने लगता है। जब ये कैश भर जाता है, क्योंकि ये छोटा है तो जल्दी भर जाएगा, तो जो सबसे ओल्ड इसमें से डेटा को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें जो एक बहुत प्रचलित तरीका वो ये है कि जो सबसे पुराना डेटा है जो अभी बहुत देर से यूज नहीं हुआ है उसको हम डिलीट करके नया डेटा डाल देते हैं। समझ गए बात आप? तो इतना ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना जितना मैंने बताया ये बहुत इनफ है। कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी के टाइप है, L1 कैश यूज होता है, L2 कैश यूज होता है, L3 ये लेवल है, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। ये आप कभी कभी देखोगे, अब कभी कभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के स्पेसिफिकेशन में भी इनकी मेंशनिंग रहती है कि कितने लेवल ऑफ कैश लगे हुए हैं, ठीक है। एक चीज और यहां पे मैं बता देता हूं, रैम जो है आपका, जो मेन रैम है वो ज्यादातर डी रैम होते हैं। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, इसको कहते हैं डायनेमिक रैम, ठीक है। और जो कैश मेमोरी होती है वो एस रैम के बने होते हैं, स्टैटिक रैम होते हैं, स्टैटिक रैम होते हैं। ये अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखें, स्टैटिक रैम फास्ट होता है बट इसका प्राइस ज्यादा होता है। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले स्लोअर होता है बट ये थोड़े ही जगह में ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है और सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की ये वाला इमेज मैंने पहले भी आपको दिखाया है पिछले हमारे क्लासेस में। सेकेंडरी मेमोरी क्यों हम इसको कह रहे हैं ना, अब ध्यान से समझना। प्राइमरी मेमोरी हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि सीपीयू वहीं से डेटा लेता देता है, लेकिन रैम के साथ प्राइमरी मेमोरी, रैम के साथ प्राइमरी मेमोरी के साथ प्रॉब्लम है। क्या? एक तो उसका जो पहला टाइप है रैम, उसमें डेटा हमेशा स्टोर नहीं होता, पावर ऑफ होते ही डेटा चला जाता है, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरा रोम जो है, जिसमें डेटा आप भले रीड, रोम के साथ दो प्रॉब्लम है। पहला कि आप उसमें से डेटा एक ही बार राइट कर सकते हो, उसके बाद उसमें बार बार रीड राइट नहीं कर सकते, आप केवल फिर डेटा रीड ही कर सकते हो, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, रोम का साइज छोटा होता है, वो ज्यादा बल्क में डेटा स्टोर नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब हम परमानेंटली डेटा कैसे स्टोर करें? परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो सीपीयू के लिए सेकेंडरी है। पहले कौन आ रहा है? प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी है, क्योंकि सीपीयू नहीं जानता इसको, सीपीयू को इसको से कोई लेना देना नहीं। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा परमानेंटली स्टोर्ड है और उसको सीपीयू को प्रोसेस करना है तो पहले उसको प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ता है उठा के। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा आता है कहां? रैम में, फिर रैम से सीपीयू डेटा लेता है। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके के परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं, परमानेंट, ये डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं या स्टोरेज यूनिट कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। समझ गए आप बात? इसके बहुत टाइप हैं, देखो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप, ये मैंने बताया था मैग्नेटिक टेप है ये, और एसएसडी आजकल यूज हो रहा है, मैग्नेटिक कोर भी यूज होता था ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैग्नेटिक कोर, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी आप समझ गए, इसमें बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, एक ये बुक में आपके ये दिया हुआ था कॉन्सेप्ट, आप सोचो जरा कि सपोज देयर इज अ कंप्यूटर विथ रैम बट नो सेकेंडरी स्टोरेज। आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास सीपीयू है और रैम है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। स्टोरेज यूनिट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, स्टोरेज यूनिट नहीं है। कैन वी इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर ऑन दिस कंप्यूटर? आप बताओ कि क्या इस पर ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में? क्या आप, स्टोरेज यूनिट नहीं है इसमें, तो क्या आप इस कंप्यूटर पे, मान लो ये कंप्यूटर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं? आप सोचो जरा, सोच के बताओ, कर सकते हैं क्या? आप सोचना, इस पर थिंक करना, वीडियो को पॉज करके। मैं बताता हूं, इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीपीयू और रैम अकेले डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के कुछ फाइल्स
उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जो अगली बार जब आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे या यूज करेंगे तो वो उस सॉफ्टवेयर के फाइल्स को की जरूरत पड़ेगी, वहीं पर उसका कोड लिखा हुआ है, उसी फाइल्स के उसी कोड्स की मदद से वो ये जो आपका सॉफ्टवेयर वो एक्सेस होगा, आप उसको यूज कर पाएंगे। तो ये फाइल्स हम कहां रखें? आपके पास रखने की जगह ही नहीं है, देखो यहां कहीं रखने की जगह नहीं है। सीपीयू तो अपने पास कुछ रख ही नहीं सकता, और रैम पावर जाते ही ऑफ हो जाएगा, उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको स्टोरेज यूनिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये मैंने इसलिए जानबूझ के रखा है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ये चीजें आती हैं दिमाग में, तो यहां पर मैंने क्लियरेंस कर दिया। अब हम बात करते हैं, ये आपका चैप्टर 1.4 है, 1.4 है, 1.3 में मेमोरी था, 1.4 है। 1.4 में हम देख रहे हैं कि मेमोरी और सीपीयू के बीच, यानी कि मेन मेमोरी जब भी हम बात करेंगे तो मेन मेमोरी की ही बात करेंगे, ठीक है। जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो उसको ज्यादातर स्टोरेज कहा जाता है ना, मेमोरी रहे मतलब रैम की बात हम कर रहे हैं। तो सीपीयू और मेमोरी या मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? तो सीपीयू है हमारा और रैम यानी कि मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है एक खास तरीके का चैनल हम कह सकते हैं, एक पाथ होता है जिसे हम कहते हैं बस। एक हार्डवेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बस। जैसे हमारे पास हाईवेज होती हैं जिस पे बहुत सारे लेन्स बने होते हैं, कई बार 6 लेन 8 लेन 12 लेन के भी हाईवे होते हैं हमारे पास, और उस पर गाड़ियां चलती हैं बहुत हाई स्पीड पे। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में ये आप इसको बस को क्या कह सकते, बस नाम है उसका, इसको आप क्या समझते हैं, क्या कह सकते हैं? मल्टी लेन हाईवे। कंप्यूटर का हाईवे इसको कहा जा सकता है, किसको? बस को। तो बस पे क्या है? बहुत सारे चैनल हार्डवेयर के फॉर्म में बने हैं, हार्डवेयर ही होता है ये ऑफ कोर्स, और इस पे मल्टी लेन हाईवे की तरह ये बिहेव करता है, और इस मल्टी लेन के थ्रू डेटा जो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बहुत फास्ट स्पीड से सीपीयू और रैम के बीच में ट्रांसफर हो रहा होता है। सीपीयू, रैम और सेकेंडरी मेमोरी, आप जो यूएसबी लगाते हैं, देखो यूएसबी का फुल फॉर्म भी क्या है, देखो यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। देखो बस यहां भी आया, ये बस से कनेक्ट हो जाता है, सीरियल बस से डायरेक्टली। बस भी सीरियल होते हैं और एक होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, आप जितने बिट्स आपको ट्रांसफर करने उतने तार होते हैं। जैसे 16 बिट आपको ट्रांसफर करना है तो 16 तार होते हैं, और 16 तार से 16 बिट्स एक ही बार में 16 बिट ट्रांसफर होते हैं। समझ रहे हो आप बात? अगर 32 बिट का बस है तो 32 उसमें वायर्स होंगे, और 32 बिट्स डायरेक्टली एक ही बार में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सोच समझ सकते हो आप इसको मल्टी लेन हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो बस है वो 3 तरीके का होता है। बस 3 पार्ट में, यानी कि बस के 3 पार्ट होते हैं आप कह सकते हो। पहला क्या होता है? डेटा बस, जिस पर एक्चुअली में क्या होता है, डेटा ट्रेवल करता है। दूसरा होता है एड्रेस बस। एड्रेस बस, इस पर क्या होता है कि कहां से डेटा को लेना है और कहां पे डेटा को ट्रांसमिट करना है, उन दोनों एड्रेस को इस पर ट्रांसफर किया जाता है एड्रेस बस पर। एड्रेस बस क्या कंटेंट रखता है कि डेटा को कौन से एड्रेस से उठाना है और कौन से एड्रेस पर स्टोर करना है। और तीसरा जो पार्ट है बस का वो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कुछ वायर्स होते हैं ना, एड्रेस बस और डेटा बस इनमें कम चैनल्स होते हैं। कंट्रोल बस क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रेवल कराता है। कंट्रोल सिग्नल जैसे कट पेस्ट कट मतलब वहां से डेटा डिलीट करके यहां लाना है कि कॉपी करके लाना है, ये सारे जो कंट्रोलिंग जो डिवाइस है। उसके अलावा अगर मान लो 1 GB डेटा ट्रांसफर करना था तो अभी तक कितना हो गया, ठीक है, अब कितना बाकी है या किस स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करना है, ये सारे कंट्रोलिंग सिग्नल्स इस कंट्रोल बस पर ट्रेवल करते हैं। तो बस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। हम देखते हैं ये कनेक्टेड कैसे रहते हैं। देखो आप, ये आपके बुक का एक डायग्राम है। देखो क्या किया हमने, ये आपका सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, वही यूएसबी माइक ये सब है ना, और ये सभी के सभी किससे कनेक्टेड है? ये बस से। ये पूरा सिस्टम बस है। देखो ये तीनों मिलाकर ये पूरा सिस्टम बस है। बस को कई बार सिस्टम बस भी कहते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि बस अंदर है, अंदरूनी मामला है इनका, इसलिए इस कंप्यूटर का, तो इसलिए इसको सिस्टम बस कहते हैं। देखो इसमें 3 है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो ये तीनों डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। कंट्रोल, जैसे सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए तो सीपीयू कुछ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, वो कंट्रोल बस पे जाता है। कंट्रोल बस के थ्रू फिर एड्रेस बस पे डेटा लोड होता है, एड्रेस बस से उस एड्रेस बस पे उस एड्रेस पर जाता है वो हमारा हार्डवेयर, और वहां से उस डेटा को लोड करता है डेटा बस पे, और फिर जहां भी ले जाना हो, सीपीयू तक लाना हो तो सीपीयू के पास लाकर फिर से वो डेटा बस से डेटा आ जाता है।
मतलब उतार लिया जाता है सीपीयू द्वारा। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, एंड मुझे आशा है कि इस क्लास से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की चैप्टर 1.5 की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।